नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सीए अक्षय बेगड़े। आज अपन बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में। सीए फाउंडेशन के लॉ में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका एग्जामिनेशन नहीं आता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लॉ इतना ईजी बट समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से लिखना चाहिए, क्या-क्या दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना बच्चों, अभी आज से 18 नवंबर से लेके नेक्स्ट 18 दिसंबर तक 30 दिन में मैं आपका लॉ 60 मार्क्स कंफर्म करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। या उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। तो अपन आज से स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 1। और ये पूरे 30 डेज़ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पॉइंट्स भी बना के दूंगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बट याद रखना, वादा है मुझसे कि आप 30 डेज़ का पूरा लेक्चर्स देखोगे। एंड अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज से शुरुआत करते हैं। सीए फाउंडेशन का टारगेट है 30 डेज़ का 60 मार्क्स का। ठीक है, चलिए। अभी ये बच्चे कोई भी देख सकते हैं, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस की होंगी, फॉर एग्जांपल जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा, पास नहीं हुए होंगे, या फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम देना चाहता है। और इस क्लास का मेन फीचर्स क्या बच्चों, मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी से ग्रेड रही हूँ। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मैं लॉ में 77 मार्क्स लेके आया था। मतलब जनरली मेरे जितने भी लॉ के सब्जेक्ट थे, मैं उसमें 77-60 मार्क्स लेके आया था। तो इसमें स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके हिसाब से आप पढ़ना, और गारंटी देगा कि ऐसे ही मार्क्स आएंगे हमको। हार्ड वर्क का ज़माना गया है, स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, और मैं हर चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कितने मार्क्स की जाता है। जैसे आपको पता है ये जो फर्स्ट चैप्टर बच्चों बेसिकली, ये फर्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो ये कम से कम आपको 6 मार्क देके जाता है। कितने मार्क देके जाता है बच्चों? 6 मार्क के लिए देते जाता है। अभी हमें क्यों क्या होगा, कौन से बेसिस पे क्या होगा कि ये 6 मार्क देके जाता है? तो आप थोड़ा सा ना, मैंने नीचे क्वेश्चन पेपर के मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने पुटअप किए। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ कि एग्जाम में अभी तक कितने क्वेश्चन आए और कितने मार्क खिलाए। एंड बच्चे जनरली फर्स्ट चैप्टर को ना इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको कहूँगा बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा है। क्या पूछा? सितंबर 2025 में क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन द लॉ एंड एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ लॉ। तो ये क्वेश्चन पूछा है, कितने मार्क के लिए? 6 मार्क के लिए पूछा है। फिर मई में पूछा 2025 में कि एमसीए का क्या फंक्शंस है, या फॉर एग्जाम्पल नीचे केस दिया है तो उसके बारे में पढ़ा कि जुडिशरी सिस्टम कैसी है इंडिया में। ये 6 मार्क का पूछा है। देन अगेन 24 में पूछा है, जून में पूछा है। तो अगेन 6-6 मार्क के कंफर्म क्वेश्चन है। तो मतलब देखा जाए तो ये 4-5 क्वेश्चन जो कंटिन्यूस किया है तो कितने मार्क्स किया है? 6 मार्क्स किया है। एंड मैंने इसके लिए बहुत सुंदर नोट्स बनाई है, मतलब इतने टू द पॉइंट्स नोट्स बनाई है कि आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई साहब क्या नोट्स है। अब बच्चों इसको पढ़ना कैसे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बच्चों को एग्जाम में सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि शुरुआत कहाँ से करें कोई भी आंसर्स लिखने के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मेक श्योर दैट कि आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली बात करता है कि इंडिया में लॉ कैसे पास किए जाते हैं, इंडिया में लॉ कैसे बनाते हैं, इंडिया में लॉ को कैसे एनफोर्स किया जाता है, बेसिकली कौन से अथॉरिटीज़ है जो इनको परफॉर्म करती है। तो अपने को ये पढ़ना है। अगर मैं कहूँ कि सबसे आगे फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था आपका, वो था मेन सोर्स ऑफ लॉ, कि इंडिया में लॉ कहाँ से आ जाते हैं। तो लॉ कहाँ से अपन लेते हैं, कहाँ से इसका रेफरेंस दिया जाता है, कहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉ यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट याद रखना, मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना बच्चों, जनरली क्या होता है, इसमें होते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसमें होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो इसमें बेसिकली एक एक आपके लिए एक बेस है जहाँ से आप लॉ बना सकते हो, जहाँ से आप लॉ को ले सकते हो। तो बेसिकली एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि सोर्सेस ऑफ लॉ, तो अपन कहाँ से लॉ ले सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट क्या सोर्स है लॉ बनाने का? तो वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे एक बात बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर पावर नहीं है किसी को दी हुई है लॉ पास करने के लिए, आप कैसे लॉ पास करोगे? तो मुझे एक बात बताइए, इंडिया में लॉ पास करने के लिए पावर किसके पास दी है? लेजिस्लेटिव बॉडी के पास दी है। किसके पास दी है बच्चों? लेजिस्लेटिव बॉडी के पास दी है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कौन होता है बच्चों? जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये लॉ पास करते हैं। तो मुझे बताइए, कल जाके लॉ पास करने के लिए आपको पावर कहाँ से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी। फिर सेकंड क्या बोला? स्टैट्यूट्स। अब जो एक्ट पास किए, जो लॉ पास किए बेसिकली, वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ लॉ है। अब उसके बेसिस पे भी लॉ बना सकते हो। तो सेकंड सोर्स क्या आपका? सेकंड सोर्स है बच्चों आपका स्टैट्यूट है, या आपके एक्ट है, याद रखना। थर्ड हो सकता है जुडिशियल डिसीजन, मतलब कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किए होंगे, उसके बेसिस पे भी आप लॉ बना सकते हो। या कोई प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट मतलब इसके पहले कोई कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन पास किया होगा, एक क्या है, कोई ऐसा केस पास किया होगा, उसके बेसिस पे आप लॉ बना सकते हो। या तो कोई कस्टम्स हो सकता है, मतलब पुराने टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे कोई कस्टम्स थे, रेगुलेशंस थे, लॉज पास किए गए थे। तो उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप क्या बना सकते हो? इसे मेन सोर्स ऑफ लॉ कह सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 मार्क के लिए कि व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ लॉ, तो याद रखना 4 सोर्सेस याद रखना। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है, स्टैट्यूट आ सकते हैं, एक्ट आ सकता है, थर्ड आ सकता है जुडिशियल डिसीजन हो सकता है, एंड कस्टम्स हो सकता है। तो ये 4 सोर्सेस है मेन जहाँ से आप लॉ को ले सकते हो, ये लॉ को बना सकते हो। तो याद रखना, ये 4 पॉइंट्स रेडी रखना था। अभी आपको क्या करना, क्या है, आपका कोई भी दोस्त होगा ना, उसको पूछना भाई साहब
कि 4 सोर्सेस क्या लॉ के, वो नहीं बता पाएगा। मैं गारंटी दूँगा कोई भी सीए फाउंडेशन का बच्चा है। तो अगर आपको ये कैसे करना है, खुद को पूछना है कि क्या कौन से 4 सोर्सेस ऑफ लॉ है, तो आँखें बंद करने का कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, उसके बाद क्या है आपका जुडिशियल डिसीजन एंड थर्ड है कस्टम्स। तो ये ऐसे खुद के आँखें बंद कीजिए, किसी को पूछिए, आपके पॉइंट्स रेडी हो गए, बस खत्म। अब लॉ बेसिकली क्या है, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ कि ये ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज़ है। ये किसने इम्पोज की है? इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्यों इम्पोज किया है? वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब अच्छा के लिए। किसका अच्छा होना चाहिए? जस्टिस टू सोसाइटी, सोसाइटी का अच्छा होना चाहिए। अगर लॉ इंडिया में नहीं होंगे तो लोग कैसे रहेंगे? ये लॉ है जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जो सोसाइटी में रहने को सिखाते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, ये किसने इम्पोज किए? गवर्नमेंट ने इम्पोज किए। एंड जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लॉ रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ आवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाई कंट्री। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ बच्चों। अभी देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में? देखिए आप, एक क्वेश्चन आया था, 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ। ये देखिए क्या लिखा है, डिफाइन द लॉ एंड द एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ। अब ये क्वेश्चन आया 6 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 6 मार्क के लिए। आप सोचिए इसका आंसर कैसे ये हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। पहले पूछा डिफाइन लॉ। लॉ क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट अपन बोलेंगे कि लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ बेसिकली क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लॉ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यह आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि लॉ इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है आपको बच्चों? सेकंड पॉइंट वैसे कौन इम्पोज करता है इसको? बेसिकली इसको इम्पोज करता है कौन? गवर्नमेंट इम्पोज करता है। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट इम्पोज करता है। थर्ड, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। कौन से एंगल से? सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। अब नेक्स्ट लिखेंगे सोर्सेस। सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड लिखेंगे स्टैट्यूट्स। थर्ड लिखेंगे जुडिशियल डिसीजन एंड फोर्थ लिखेंगे कस्टम्स। बताइए 4 और 3 7, कितने पॉइंट्स हो गए? 7। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब अभी कैसे खत्म करूँ मैं उसको। तो यार ना, जनरली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है सोचने में कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एग्जाम में क्या लिखना चाहिए। तो ये अगर आपके पॉइंट्स बन गए ना बच्चों ऐसे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास होने के चांसेस 100% है। क्योंकि जब मुझे 77 मार्क्स है ना, तो मैं ऐसे ही पॉइंट्स बनाता था। इसके पीछे यही रीज़न है कि आपके पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। पॉइंट्स रेडी नहीं होंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। तो आपके क्या रेडी होने चाहिए? पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। ये फास्ट ट्रैक बैच ऐसे ही आपको फास्ट पढ़ा हुआ मैं, क्योंकि ये नॉर्मल बैच नहीं है अपना। नॉर्मल बैच में एकदम स्लो पढ़ाता हूँ, बट ये अपना नॉर्मल बैच नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच है। तो यार अपना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपने कितने पॉइंट्स रेडी है? 7 पॉइंट रेडी है। कैसे भी क्वेश्चन दीजिए, सोर्स ऑफ लॉ या लॉ का मतलब क्या है, तो आंखें बंद करने का। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस imposed by the government. It reflects the social, political, economic and cultural aspect of the society. बस 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? फिर आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल स्टैट्यूट्स हो सकते हैं, उसके बाद जुडिशियल डिसीजन हो सकते हैं, स्टैट्यूज हो सकते हैं, कस्टम्स हो सकते हैं। 4 पॉइंट्स हो गए आपके। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 पॉइंट। तो यार रखना बच्चों, ये 7 माह मतलब 6 मार्क के लिए 7 पॉइंट्स आपके रेडी है। आप कंक्लूजन में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगर लॉ का वायलेशन करते हो तो गवर्नमेंट कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट यू। ये नॉर्मल आप लिख सकते हो। तो 7 पॉइंट अपने रेडी है। तो कल जाके रिवीजन करना है तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे नंबर्स भी दिए, हर टॉपिक का मैंने नंबर दिया था आपको रिवाइज करने के लिए भी ईजी हो। तो इसके कितने पॉइंट्स हो गए? फर्स्ट 7 पॉइंट हो गए, खत्म। तो नेक्स्ट टाइम क्या करने का? नोट्स ओपन करने का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेन सोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे लिखा है 7, तो आपके 7 पॉइंट्स रिवाइज कीजिए, खत्म। फिर सेकंड पॉइंट ऐसा रिवीजन करना चाहिए। समझा आपको यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आज़ादी। डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम। जैसे इंडिया में आप क्या करते हो कि इंडिया में क्या हुआ है कि हर किसी को वोट करने का अधिकार है, कि मैं वोट कर सकता हूँ, आप वोट कर सकते हो, एंड वोट करके आप लोग क्या कर सकते हो? किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इलेक्शंस होता है, तो वैसे ही इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। पार्लियामेंट्री मतलब राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या सुप्रीम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप वोट करते हो, वो क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको लोकसभा एंड राज्यसभा में। एंड ये बेसिकली जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये किसने बनाया? लॉ ने बनाया है। लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है। तो पार्लियामेंट क्या है बच्चों? पार्लियामेंट बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडीज है। तो अगर मैं कहूँगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम है, जहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जहाँ पे आपके लॉ के हिसाब से बनाए जाते हैं, एंड जहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो इसे कहेंगे डेमोक्रेसी सिस्टम।
तो समझा आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे लॉ पास किए जाते हैं, जहाँ पे लॉ मेकिंग, जो लॉ जुडिशल जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम होता है, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम भी होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। फिर थर्ड में अगर बात करूँ जुरिडिक्शन ऑफ लॉ की, जुरिडिक्शन ऑफ लॉ जनरल इंडिया में जब भी लॉ पास किया जाता है ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो सकता है या किसी पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये जुरिडिक्शन ऑफ लॉज होता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके पहले इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या था, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने पास किया था। ब्रिटिशर्स ने क्यों पास किया था, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को चेंज करना था फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। पहले क्या होता था, कोई एक ही इंसान लॉ पास करता था, कोई एक ही इंसान कंट्रोल करता था, तो उसे अपन कहेंगे यूनिटरी। यूनिटरी मतलब एक ही इंसान कंट्रोल करने वाला। बट अभी के स्टेज में यूनिटरी से फेडरल में आ चुके हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, उससे कहेंगे कॉसी फेडरल। अपने इंडियन सिस्टम क्या है, कॉसी फेडरल है, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। समझा तक। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। अब सेंट्रल एंड स्टेट का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, कि पहले के टाइम पे जो पावर थी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। अभी की जो पावर है बेसिकली किसके पास है, वो दोनों के पास है, सेंट्रल के पास भी एंड स्टेट के पास भी, दोनों के पास ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फिर इसके बाद फेडरल कोड इंडिया में बनाया था 1937 में। फेडरल कोड को रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया। तो यार है ना, कभी कभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखना है, कि आपने जो इंडिया था वो बेसिकली यूनिटरी था। यूनिटरी मतलब यहाँ पे एक ही इंसान जो लॉ पास करता था, उसके बाद उसको फेडरल बनाया गया यूनिटरी से। एंड फिर उसके बाद जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एंड फिर अपने फेडरल कोड बनाया 1937 में, एंड फेडरल कोड को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट को बनाया 1950 में बनाया गया। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। समझा तक आपको। चलिए अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चों। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया ये सुप्रीम है। ये बेसिकली लॉ बनाया, किसके लॉ बनाया, लॉ मेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। याद रखना है, लॉ बेसिकली लोगों के लिए, लॉ ने मतलब लॉ लोगों ने ही बनाई है, मतलब लोगों ने ही बनाया है एंड लोगों के लिए ही बनाया है। इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। एंड याद रखना ये हाइब्रिड सिस्टम इन इंडिया है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर कोई वायलेशन हो जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, या तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये बेसिकली अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। अब डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, अपने इंडिया में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब तीनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ पास कर सकते हैं। बट अगर इन केस दोनों में डिस्प्यूट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होगा, यार ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ फॉलो किया जाएगा। समझा मेरे दोस्तों। तो अभी तक अपन ने कितने पॉइंट्स पढ़े, 6 पॉइंट्स पढ़े। अब कभी कभी एग्जाम, देखिए मैं इसमें अगर कहूँगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ आता है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ सकता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ बैठ सकते हो, एक तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यहाँ पे, कि लॉ कैसे बनाते हैं, मतलब प्रोसेस क्या है लॉ बनाने की। तो ये एग्जाम में ना कहीं अब मैं जो बताऊँ ना आपको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है बच्चों 5-5 मार्क के लिए। तो जो मैं बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन करना, ताकि आपके लिए बहुत काम आएगा ये। क्योंकि 300-400 पेजेस का नोट्स एग्जाम के पहले काम नहीं आता, वो काम आता है इंपॉर्टेंट नोट्स, जो 40 पेजेस का हो सकता है, 30 पेजेस का हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके, कि इंडिया में लॉ कैसे बनाया था। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो द बिल इज डिस्कस एंड डिबेट इन द लोकसभा। सबसे पहले फर्स्ट जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। सेकंड वो कहाँ पे जाता है बच्चों, राज्यसभा के पास जाता है। देन वो होने के बाद ये जाता है किसके बाद, प्रेसिडेंट के पास जाता है। एंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, अगर आपने स्टेप्स याद रख दिया ना बहुत अच्छा होगा आपके लिए बच्चों। पहला स्टेप क्या है प्रोसेस का, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना, फिर प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना, एंड प्रेसिडेंट कंसेंट के बाद इसको ऑफिशियल गैजेटी में पब्लिश करना। एंड याद रखना बच्चों ये कब से इफेक्टिव होगा, जो डेट मेंशन होगी ना गैजेटी नोटिफिकेशन में, वहीं से ये इम्प्लीमेंट होगा। एंड जो आपका बिल था वो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो कितने पॉइंट्स में बनाए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बनाए। एग्जाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। एग्जाम में कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए लोकसभा मतलब पार्लियामेंट में। तो क्या प्रोसेस होता है बच्चों पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले फर्स्ट लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, देन ऑफिशियल गैजेटी में जाएगा, एंड उसका इफेक्टिव डेट जो ऑफिशियल गैजेटी के नोटिफिकेशन में होगा वही उसका इफेक्टिव डेट होगा।
ठीक है, एंड देन उसका एक्ट है, जो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स है रखना, आपके 6 मार्क के आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्रिमिनल लॉ। बच्चों एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कौन से टाइप्स की लॉ है, तो मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बनाया। तो अपने इंडिया में सबसे आगे फर्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है जो वायलेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक रॉन्ग होना चाहिए, मतलब आपने लॉ का तो ब्रेक करना चाहिए, बट जहाँ पे इंटरेस्ट जो है बेसिकली जो डैमेज हो पब्लिक को होना चाहिए, प्राइवेट को नहीं, तो उसे कहेंगे अपन क्रिमिनल लॉ। तो आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों कि क्रिमिनल लॉ डील्स विद वायलेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक रॉन्ग, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। सेकंड क्या बच्चों, इट फोकस ऑन पनिशिंग द इंडिविजुअल्स हु कमिट ऑफेंस। तो इसका मेन एजेंडा क्या है कि जो ऑफेंस करेगा उसको पनिश करना है। तो 2 पॉइंट्स याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट वायलेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों, पनिश इंडिविजुअल हु कमिट्स द ऑफेंस। अब आएंगे इंडिया में क्या आईपीसी है, आईपीसी 1860, इनके नाम चेंज कर दिया। डिफाइन द क्राइम्स एंड ऑफेंस एंड स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आईपीसी में आपको देखने को मिलेंगे कि क्राइम्स कौन से टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, पनिशमेंट क्या है, यहाँ पे मिलेगा आपको। बट इन केस अगर इन्वेस्टिगेशन करना, उसका प्रोसेस करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि किसने किया है, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, ट्रायल होता है इसमें, एग्जीक्यूशन एंड पनिशमेंट होता है। मतलब किसी भी क्रिमिनल को अगर सज़ा देनी है तो सबसे पहले फर्स्ट उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, फिर उसका ट्रायल होता है, एंड देन उसके बाद उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये डिटेल लीगल प्रोसेस होता है। डिटेल क्या होता है, लीगल प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे मेंशन किया है आफ्टर द कमिटेड द ऑफेंस। जैसे मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो आपके पॉइंट्स कैसे बनने चाहिए क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो सबसे आगे फर्स्ट है वायलेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक रॉन्ग है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये पनिश करता है इंडिविजुअल को। तीसरा, यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम या पनिशमेंट स्पेसिफाई किया आईपीसी के अंडर। फोर्थ पॉइंट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये बात करता है किसकी, ट्रायल के, इन्वेस्टिगेशन की। एंड फिफ्थ, ये डिटेल लीगल प्रोसेस है जो आपको आइडेंटिफाई करता है जिसने ऑफेंस कमिट किया है। एंड लास्ट, इसके एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे मर्डर हो सकता है, जैसे रेप हो सकता है। तो इसके कितने पॉइंट्स बने, 7 पॉइंट बने। बताइए मुझे कितना डिफिकल्ट एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी जब तक पॉइंट्स नहीं बनेंगे ना, तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। सिर्फ रिविजन करना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको रिविजन करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन क्यों लेने का भाई साहब। नेक्स्ट कौन सा है, सिविल लॉ। अब सिविल लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे लॉ जो बेसिकली डिस्प्यूट होता है वहाँ पे, यहाँ पे कोई बहुत सीरियस क्राइम नहीं होता है, नॉर्मल क्राइम होता है, जैसे डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, या फॉर एग्जांपल कंपनी या एम्प्लॉइज के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो इसमें बेसिकली बात की जाती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की। किसकी बात की जाएंगी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात की जाएंगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके प्रॉपर्टी में एंटर किया, अब मैंने आपकी प्रॉपर्टी में एंटर किया बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने आपके राइट्स का वायलेशन किया है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, उसकी बात कर रहा है। अब ये बेसिकली फोकस करता है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। किसके लिए फोकस करता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में फोकस करता है। इनका मेन एजेंडा क्या है, पनिशमेंट करना नहीं है। इनका मेन एजेंडा क्या है, पनिशमेंट करना नहीं है। ऊपर आपने पढ़ा होगा क्रिमिनल लॉ में इनका मेन एजेंडा क्या है, इनका मेन एजेंडा है पनिश करना। बट यहाँ पे एजेंडा पनिश करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो राइट्स थे, जो डिस्प्यूट था उसके बेसिस पे उसको रिजॉल्व करना, वो इसका मेन प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसे क्राइम के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, वैसे आपको सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड को देखना पड़ेगा। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे फैमिली लॉ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बहुत सारे इसके टाइप्स हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स को डिलीवर नहीं किया, तो ऐसे बेसिकली मैटर्स किसके अंडर आते हैं, सिविल लॉ के अंडर आते हैं। तो सिविल लॉ का आप देखिए क्या लिखोगे, सबसे आगे फर्स्ट ये डिस्प्यूट होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल। सेकंड, यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात की जाती है। तीसरा, यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। चौथा, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर आता है। फिफ्थ, इसका एग्जाम्पल देना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सिक्स, इसके और एग्जाम्पल देना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपने दे दिया और 7 पॉइंट अगर आपके बन गए एग्जाम में, तो खत्म, आपको 5 मार्क कन्फर्म है। तो मुझे बताए क्या दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आता है कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉ, ये पार्ट होता है कॉमन लॉ का। मतलब ये बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई प्रिंसिपल आपने सेट किए होंगे, जैसे कोई जजमेंट पास किया होगा या कोई केस पास की होगी, उसमें एक लीगल प्रिंसिपल सेट किए होंगे, ये गाइडलाइंस सेट की होंगी, तो वो होते हैं कॉमन लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जजमेंट पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास किया तो इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग होता है, उनके ऊपर वो बाइंडिंग होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, 141 आर्टिकल है
जो ये कहता है कि जो भी डिसीजन पास करेगा सुप्रीम कोर्ट वो बाकी लोगों को एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना कॉमन लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। तो कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? इट्स नथिंग बट द केस लॉ, या सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो सकता है, जजमेंट हो सकता है विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आप डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज कह सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज का मतलब क्या होता है कि ये प्रिंसिपल है दैट सपोर्ट्स द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉ। मतलब इसे और कहेंगे टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, मतलब कोर्ट मस्ट फॉलो द प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स और जजमेंट्स एप्लीकेबल व्हेन द फैक्ट्स ऑफ द करंट केस आर सिमिलर टू द अर्लियर केस। इट इज नोन एज ऑल आर फोर लेग्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बच्चों बेसिकली कि अगर आपका कोई डिसीजन पास करना है किसी केस के रिलेटेड, बट वही डिसीजन किसी और कोर्ट ने, मतलब आपके सुपीरियर कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन पास किया है, तो आप वही डिसीजन को फॉलो कर सकते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, किसी इंसान ने क्राइम कर दिया, अब उसकी सज़ा 8 साल सुना दी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया, अगर हाई कोर्ट के पास सेम मैटर के लिए वापस वो मतलब केस आती है, तो उस केस में हाई कोर्ट जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया उसको रेफर कर सकता है, उसके गाइडलाइंस को यूज़ कर सकता है, उसे माना जाएगा स्टेयर डिसीज। स्टेयर डिसीज मतलब जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, यानी आपके पास सेम केस आ चुकी है, तो आप वही डिसीजन सेम पास कर देना या उसी गाइडलाइंस को आप यूज़ कर सकते हो, तो ये कहेंगे, इसे स्टेयर डिसीज कहेंगे। समझा आपको? तो कॉमन लॉ पे क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल है। कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी जुडिशियल डिसीजन, कोई भी एक्ट या कोई ऐसा डिसीजन जो गवर्नमेंट ने पास किया होगा या कोर्ट ने पास किया होगा, वो बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है एज अ कॉमन लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट जो बाकी कोर्ट को बाइंडिंग होता है एज पर द आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये स्टेयर डिसीज का मतलब क्या होता है? ऐसा जजमेंट या डिसीजन जो ऑलरेडी कोर्ट ने पास किया है, उसको आप एज अ रेफरेंस या प्रिंसिपल करके या गाइडलाइंस करके यूज़ कर सकते हो, उसे माना जाएगा स्टेयर डिसीज। बट वो केस जो आपके पास आई है वो सिमिलर केस होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, दैट इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है क्या बच्चों कि जनरली फॉर एग्जांपल इसमें आपको ना बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस एंड जस्टिस मतलब सबको इक्वालिटी देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक इंसान को सुनते हो तो अपोजिट पार्टी का भी सुनना चाहिए और उसके बाद डिसीजन पास करना चाहिए, तो इसे कहेंगे अपन क्या? नेचुरल जस्टिस। ये बहुत फेयरनेस होता है, जस्टिस देना ही इनका मेन इंटेंशन होता है। मतलब ये लॉ के बियॉन्ड भी जा सकते हो इसके आप, कभी कभी लॉ में लिखा नहीं होगा तभी भी आपको ये फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट देना किसी को। इसको अगर मैं मैक्सिमम वर्ड में कहूँ, अगर एग्जाम में आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसे कहेंगे नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। मतलब नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। मतलब किसी भी इंसान को अपने खुद के बेसिस पे उसको जजमेंट पास नहीं किया जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा खुद के वजह से। मतलब देखिए, अगर मैं कहूँ ना कोर्ट के सामने कि मैं गलत इंसान हूँ, वो मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद का विटनेस खुद नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पे लेकर कि आप खुद को जज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जज करने के कोई दूसरा बैठा है, बट जब दूसरा कोई डिसीजन पास करेगा उसने एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए बोलने के लिए, तब जाके डिसीजन पास किया जाएगा। तो यार अगर आपको लगता है कि जो रूल है, जो लॉ है वो बायस है, प्रेजुडिस है, मतलब ये जस्टिस देने के लायक नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप? ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। इसका मतलब होता है कि गिव फेयर हियरिंग टू अपोजिट पार्टी। जब ऐसा अनफेयर होगा, जब बायस होगा, तो याद रखना ये ऑडी अल्टरम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अदर पार्टी को भी सुनना चाहिए आपने। डिसीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीजन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ये अर्बिट्रेटरी नहीं होना चाहिए। अर्बिट्रेटरी मतलब किसी एक का ही सुन के आपने डिसीजन पास कर दिया विदाउट लॉजिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के इसके पॉइंट्स बना देना। कितने पॉइंट्स बनेंगे? 5। पहला, फेयरनेस एंड जस्टिस, इट गोज बियॉन्ड द लॉ, ये लॉ की बियॉन्ड भी जा सकता है। फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। फिर नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, खुद को जज नहीं कर सकते हो आप। फिर उसके बाद बायस नहीं होना चाहिए, अर्बिट्रेटरी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। समझा आप लोगों को पॉइंट्स में? चलिए पॉइंट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए बाजू में। अगर ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। अब यहाँ पे होगा नेक्स्ट आता है बच्चों जजमेंट एंड स्टैट्यूट। अभी जजमेंट वर्सेस स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, एंड जजमेंट मतलब किसी कोर्ट ने डिसीजन पास किया है, इन दोनों में। तो जजमेंट क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कॉमन लॉ को। मतलब कोई नया जजमेंट पास किया, क्या होता है ना, लॉ रिजिड है, मतलब लॉ एक बार पास किया तो क्या करना पड़ेगा? वापस चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे होंगे? बाय जजमेंट। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ पास कर दिया एंड उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई क्राइम होगा एंड उसमें प्रोविजन नहीं है, तो वो प्रोविजन के लिए आपको लॉ में क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसी आप लेगा कि जजमेंट जो है बेसिकली ओवरराइड करता है लॉ को।
जजमेंट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यू। जो रिटर्न लॉज होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल सकता हूँ मैं इसके, जैसे अपन ने पढ़ा था आईपीसी वाला, सीआरपीसी पढ़ा था, तो जो होता है आईपीसी होता है इंडियन पेनल कोड, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते या ओवरराइड नहीं कर सकते। बट अगर कोई कॉमन लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको ओवरराइड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट यार रखना जो बेसिकली कॉमन लॉ नहीं है, मतलब जो रिटर्न लॉ है, फॉर एग्जांपल आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस समझा आपको। तो कॉमन लॉ को आप चेंज कर सकते हो, ये कॉमन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डन। नेक्स्ट कहेंगे एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। अब इंडिया में लॉ पास होने के बाद उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा। तो जनरली अगर इंडिया में लॉ पास किया जाता है तो उसको एनफोर्स करना बहुत ईजी होता है। कैसे करेंगे, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, एनफोर्स करता है, तो होता है अपना फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसके लिए क्या हो सकता है, सेंट्रल लॉज हो सकते हैं, स्टेट लॉज हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं वो एनफोर्स करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जो फंक्शंस वो डिवाइड किया मिनिस्ट्रीज के बीच में, उसे ही अपन क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सपोर्ट कौन करता है, इनको सपोर्ट करता है सिविल सर्वेंट्स, जो एजुकेटेड होता है, जो टैलेंटेड होता है, ये इनको एडवाइस करते हैं डिसीजन पास करने के लिए। तो इंडिया में लॉ पास करने के लिए क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो क्या करते हैं, इस लॉ को एनफोर्स करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आया था कि इनके फंक्शंस क्या है। तो मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स बना के आपको दिए। अब वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या है, सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इसको कहते क्या है। इसको कहते हैं वित्त मंत्रालय कहते हैं, और ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और ये क्या मैनेज करता है, इंडियन इकोनॉमी को मैनेज करता है। इसके फंक्शंस क्या है, मेन इसकी मेन फंक्शंस है ट्रेजरी ऑफ इंडिया। ट्रेजरी मतलब पैसा को मैनेज करना। अगर कहीं जाके इंडिया को बजट में डिफिशिट हुआ, पैसा कम हुआ, तो बजट का पैसा रेज करने के लिए आपके लिए काम कौन करेगा, तो आपके लिए काम करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पे, ये मतलब मिनिस्ट्री काम करती है फाइनेंस। ये फाइनेंस रेज करती है, फाइनेंस मैनेज करती है, इकोनॉमी को मैनेज करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, फाइनेंस में कोई लॉ चेंजेस करना है, या फाइनेंस में कोई इंस्टीट्यूशन को लॉन्च करना है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या जाता है। अपने इंडिया में एक एपेक्स बॉडी भी है, उसका नाम है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, ये भी होता है जो काम करता है इनके भी यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बेसिकली काम क्या होता है बच्चों, इकोनॉमी को मैनेज करना, ट्रेजरी को मैनेज करना, कहीं जाके लोन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, कहीं जाके इकोनॉमी डाउन हुआ, क्राइसिस हुआ, तो उसको भी मैनेज करना, फंडिंग करना, ये किसका काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है, ठीक है। चलिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये पढ़ लेना एग्जाम में आता है। तो सिंपल याद रखना, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऐड कर देना, बाकी नाम सब जगह पे। इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू होता है, उसके बाद सर्विसेज होता है, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस होता है। तो ये इनके डिपार्टमेंट, एक 3-4 डिपार्टमेंट याद कर लेना, एग्जाम में डालने के लिए अच्छा रहेगा आपको। अभी उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद आएगा आपका बच्चों कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज है जो रजिस्टर की जाती है एमसीए की वेबसाइट पे। अब एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए आपके लिए कोई तो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर आता है, जैसे कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंडर आता है। तो ये बेसिक रेगुलेशन जो होता है इंडियन एंटरप्राइजेस का होता है, जो इंडियन कंपनी उनका होता है, ये इंडस्ट्री सेक्टर का होता है। तो ये मैनेज करने के लिए कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से अपॉइंट किए जाते हैं। इंडियन सर्विस लॉ ये कैडर है, ठीक है, यूपीएससी के अंडर आता है। ये यूपीएससी के अंडर ये एग्जाम होती है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है। तो ये बेसिकली एमसीए की वेबसाइट पे मैनेज करते हैं सब कुछ चीज़ें। इनकी हाईएस्ट पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या एपेक्स के उनका होता है आईसीएलएस। बेसिकली ये जो होता है ना, बेसिक यूपीएससी की एग्जाम होती है, यूपीएससी एग्जाम में कंपनी लॉ के बारे में एमसीक्यूज होता है, एंड सीधा इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छा जॉब होता है ये। तो एमसी का काम क्या होता है, एमसी का काम होता है बेसिकली इंडियन कंपनीज, जितने भी इंडिया में कंपनीज है उनका मैनेजमेंट करना, या फॉरेन कंपनीज भी हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। इसके लिए सिविल सर्वेंट भी होते हैं जो काम करते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को मैनेज करना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स करना, ये काम होता है एमसीए का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। गृह मंत्रालय बेसिकली इंटरनल, मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, इन दोनों को ये मैनेज करता है। अब होम मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है, हेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स।
जो अपनी होम मिनिस्ट्री है उसका जो हेड होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, जैसे अमित शाह है। तो इनके अंडर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट हो सकता है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम हो सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है। ये इनके बेसिक डिपार्टमेंट्स है जो इनके अंडर आते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है। कैबिनेट मतलब यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो सीधा मोदी जी के अंडर काम करते हैं, मतलब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये मैनेज करते हैं लीगल अफेयर्स, मतलब इंडिया में कोई लॉ चेंज करना है, कोई लॉ एक्टिविटी को एनफोर्स करना है, लॉ में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जैसे किसी को जस्टिस देना है, जस्टिस डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये सब कुछ किया जाता है। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये एडवाइस भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो इनके जो डिपार्टमेंट्स है बेसिकली वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट लॉ पास करने के लिए, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जहाँ पे आप जस्टिस मांग सकते हो। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। तो एग्जाम में ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके तीनों को मिला के फंक्शंस पूछेंगे। तो तीन तीन फंक्शंस लिखा तो भी चलता है। तो लॉ जस्टिस का तीन फंक्शन क्या है, सबसे ये फर्स्ट, ये लीगल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ये लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जस्टिस का। बस 3 पॉइंट हो गए, सफिशियंट है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट बात करेंगे सेबी। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मतलब कैपिटल मार्केट के अंडर आता है, यानी कि इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इनकी ओनरशिप है। इसका जो बोर्ड था बेसिकली, बोर्ड बनाया था 1988 में बोर्ड बनाया था, बट ये ऑथोराइज नहीं था, लीगलाइज नहीं था। फिर 1992 में एक्ट पास किया, सेबी एक्ट, एंड उसके बाद इसको लीगलाइज किया गया। तो बोर्ड बना था 12 अप्रैल 1988 में। बोर्ड मतलब इसमें कुछ लोग थे जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते थे। बाद में गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया एंड लीगलाइज किया 1992 में। तो ये था सेबी। सेबी किसको कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट। वो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट की होता है। एंड सेबी बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। 1988 में बोर्ड बनाया, फिर उसके बाद सेबी एक्ट पास किया 1992 में। देखिए 6 पॉइंट्स बन गए। दोस्त को बाजू में बैठाओ और पूछिए उसको कि मुझे 6 पॉइंट्स बता, इसके नहीं बता पाएगा वो। आपकी 6 पॉइंट्स रेडी है, कितना ईजी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन काम क्या होता है, रेगुलेट करना बैंकिंग सेक्टर को। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, इंडियन रुपीज़ को सप्लाई करते हैं। एंड जो मेन पेमेंट होता है ना इंडिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट जाता है, तो इसके इन्होंने एक कंपनी को अपॉइंट किया। उस कंपनी का नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई कहा जाता है। तो एनपीसीआई भी इनके अंडर आता है जो इनको रेगुलेट करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है। मतलब कल जाके आपने 10 करोड़ रुपये डिपॉजिट किया बैंक में, तो उसकी गारंटी क्या है, तो वो गारंटी भी ये प्रोवाइड करता है, उसका इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है। ये कंपनी जो आरबीआई के अंडर आती है। फिर क्रेडिट फैसिलिटी देना, फिर क्रेडिट गारंटी इशू करना कि अगर इसने नहीं पैसा दिया तो हम पैसा देंगे। तो ये बेसिकली आरबीआई का फंक्शन होता है। तो आरबीआई का फंक्शन क्या, सबसे फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। सेकेंड, ये कंट्रोल करती है पैसे को। फोर्थ, ये एनपीसीआई को मैनेज करती है, इंडिया की जो पेमेंट है। फिफ्थ, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इसके अंडर आती है। सिक्स, ये क्रेडिट भी इशू करते हैं, क्रेडिट की गारंटी भी देते हैं। देखिए 7 पॉइंट तो यही हो गए। ऐसे पॉइंट्स बनाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक खत्म। अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी इंसॉल्वेंट कंपनीज होती है, कोई भी इंसॉल्वेंट इंसान होता है, उसके पैसे रिकवर करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इनके अंडर आपने रजिस्टर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए इंस्टीट्यूट है। सीए इंस्टीट्यूट में अगर सीए बच्चे ने रजिस्टर किया तो एग्जाम दे सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो वैसे अगर आपको इंसॉल्वेंसी मैटर्स में काम करना है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ेगा, आईबीबीआई में करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अगर आपकी कंपनी है तो एजेंसीज भी मिल सकती है, या रखना यूटिलिटीज़ होता है इसमें, मतलब ऑफिसेज भी हो सकते हैं। 3-4 इंश्योरेंस प्रोफेशनल मिलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको बनाया था 1 अक्टूबर 2016 में बनाया। एक एक्ट भी पास किया था 2016 में, आईबीसी एक्ट 2016 इसे कहते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल इंसान आ सकता है, कंपनीज आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आती है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती है। ये बेसिकली जो स्ट्रेस असेट होते हैं ना, स्ट्रेट असेट मतलब जो डूब चुके हैं, जिसमें अभी पैसा आने के चांसेस कम है, ऐसे स्ट्रेस असेट को ये कवर करते हैं इसके अंडर। ठीक है, यानी जो मैटर है बेसिकली, ये मैटर किसके थ्रू किया जाता है, एनसीएलटी के, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एंड अगर इन केस कोई इंडिविजुअल इंसान का मैटर है तो उस केस में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल।
मतलब कहीं जाके फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंपनी को पैसा दिया, कंपनी पैसा नहीं देती, आपका मैटर कहाँ पे जाएगा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल। बट आपने कहीं जाके किसी इंडिविजुअल इंसान को पैसा दिया एंड वो इंडिविजुअल इंसान आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपका मैटर जाएगा डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो ये फंक्शन है आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ये मेन फंक्शन होता है। समझे यहाँ पे आपको? तो क्या लिखने का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं। ये एक्ट पास किया था 2016 में। इसमें क्या क्या कवर होता है, इंडिविजुअल कंपनीज, एलपीज, पार्टनरशिप फर्म, ये किस पे फोकस करते हैं, स्ट्रेस असेट पे फोकस करते हैं। इनके मैटर्स कहाँ पे जाते हैं, एनसीएलटी के पास जाते हैं एंड डीआरटी के पास जाते हैं। कितना इजी मुझे बताइए, 5 मार्क के क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आपने इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है जुडिशियल सिस्टम का, तो आपको पता है कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस केस में आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले जो जुडिशरी होता है, जो जज होता है, जो कोर्ट होता है, उसका काम क्या होता है, लॉ को इंटरप्रिट करना एंड उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना एंड फेयरनेस करना, मतलब सबका सुनना, उसके बाद डिसीजन पास करना। आपने इंडिया में हियरची मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है एंड डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट्स के लिए, जितने भी कोर्ट्स इंडिया में, उनके लिए बाइंडिंग होता है एज पर द आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है। अभी सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, बहुत टू द पॉइंट दिया मैंने भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ये एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, ठीक है, मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी है। इसको बनाया कब, 26 जनवरी 1950। इसका मेन हेड कौन होता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 126 के अंडर। जब इसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट को, तो स्टार्टिंग में जनरली 7 जजेस थे विद सीजीआई, मतलब टोटल 8 लोग थे। अभी के केस में देखा जाए तो टोटल 34 जजेस है इंक्लूडिंग द सीजीआई। तो अगर इन केस अगर आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसे कहेंगे रिट पिटिशन। रिट मतलब एक याचिका, एक पिटिशन फाइल किया जाता है अंडर द आर्टिकल 32। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, अगर आपको इक्वालिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, तो उस केस में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। उसे कहा जाएगा रिट पिटिशन कहा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 126, हाईएस्ट बॉडी है सीजीआई। देन 7 जजेस एंड एक सीजीआई होता है। अभी 34 जजेस एंड सीजीआई है एंड रिट पिटिशन आप फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। 7 पॉइंट हो गए, 5 मार्क क्लियर क्वेश्चन आता है। सेम अपन किसका देखेंगे, हाई कोर्ट का। अब हाई कोर्ट के केस में क्या कर सकते हो आप, हाई कोर्ट ये हाईएस्ट कोर्ट है अगर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना ये किसके अंडर बना है, आर्टिकल 214 के अंडर बना है। इसके अंडर अपील भी कर सकते हो आप, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट भी आ सकते हो या सीधा हाई कोर्ट भी आ सकते हो आप, ये सुनो। या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऐसा कोर्ट है जो डिसीजन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप एज अ सुपरवाइजरी कोर्ट करके हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, जो सुपरवाइज कर सकता है इस मैटर को। ठीक है, तो हाई कोर्ट जनरली देखा जाए तो हर स्टेट में भी हो सकता है, बट कुछ स्टेट में अगर पॉपुलेशन कम है तो 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अभी के केस में देखा जाए तो इंडिया के पास 25 हाई कोर्ट्स है एंड 6 स्टेट्स शेयर द 1 हाई कोर्ट। 6 जो स्टेट्स है वो एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं अपने। ठीक है, और इसके अंदर आपको पिटिशन फाइल करना है फंडामेंटल राइट का, तो आर्टिकल 226 के अंडर आता है। नेक्स्ट इसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है हाई कोर्ट के नीचे आता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं जो सिविल मैटर्स को मैनेज करते हैं। सेशन कोर्ट मतलब क्रिमिनल कोर्ट होता है, जहाँ पे क्रिमिनल्स मैटर आता है। सेशन कोर्ट किसके होता है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए होता है। अब इनका जो पेक्यूनरी होता है, मतलब जो लिमिट होता है पैसे के लिए, वो कितना होता है, अप टू 2 करोड़ रुपीज़, मतलब 2 करोड़ रुपए तक मैटर के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। उससे ज़्यादा मैटर है तो सीधा हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप कैसे डिसाइड करो कि मैटर कहाँ पे जाएगा, जो पार्टी जहाँ पे रहता है या फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसके एरिया में आप जहाँ पे भी ये कोर्ट होगा उसमें आप केस फाइल कर सकते हो। या तो आप जहाँ पे रहते हो या तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे इशू हुआ है तो वहाँ पे आप ये केस फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कितना पावर है, अप टू 2 करोड़ रुपए का पावर है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पॉइंट्स क्या बच्चों, या हाई कोर्ट के अंडर आता है, सिविल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स इसके अंडर आते नहीं है, जिसमें सेशन कोर्ट में जाते हैं। 2 करोड़ तक आप इनके पास आ सकते हैं। एंड मेन क्या है कि डिपेंड करता है कि आपका इशू कहाँ पे हुआ है ना, आप रहते हो कहाँ पे हो, इसके बेसिस पे आपका जुरिडिक्शन डिसाइड होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दैट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, जहाँ पे 10 या 10 से लाख ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उस एरियाज में ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बनाए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी होता है जो इक्वल होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ। तो ये मॉडलिटी जो मेट्रोपॉलिटन जो होता है मैजिस्ट्रेट, वो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट क्लास, मतलब ये 3 साल तक सजा अनाउंस कर सकते हैं।
तो इनको 3 साल तक सज़ा अनाउंस करने का पावर होता है। तो जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसी केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है। समझा आप? अभी ये चैप्टर इतना छोटा है बट 6 मार्क दिखे जाता है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखाए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया, डिफाइन द लॉ, वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। सेकंड क्या पूछे, ब्रीफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर मैं इसको शॉर्टकट में यहाँ लिखूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब MCA, एंड थर्ड कौन सा आता है बच्चों, थर्ड आएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या है बच्चों, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली क्या करती है, इकोनॉमी को मेंटेन करती है, फिर टैक्सेशन को, इसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। फिर फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, जो मनी सर्कुलेशन इंडिया में, जो मनी सप्लाई है उसको भी कंट्रोल करती है, उसके बाद में जो लॉज है उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। MCA का बेसिकली कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनको कवर किया जाएगा MCA के अंडर। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। फिर तीसरा, यहाँ पे कोई पेनल्टीज हो सकती है कंपनीज के लिए, या फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन पास करना है तो यहाँ पे भी ये डिसीजन पास कर सकते हैं, वो किसके रिलेटेड, कंपनीज के रिलेटेड। फिर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, यहाँ पे नए लॉ पास करना, उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ में कुछ चेंजेस करना है, जस्टिस कैसे लेके आ सकते हैं मैक्स जल्द से जल्द, ऐसे पॉइंट्स बनाना चाहिए आपको। तो ये तीनों के फंक्शंस पूछे 5 मार्क के लिए, तो 3 भी लिखा तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, Ashok and Vimal are pursuing the chartered accountancy course and discussing about the structure of the Indian judicial system. Explain the functions judicial system of India and the hierarchy of the courts and briefly explain their functions under the Indian regulatory framework. तो यहाँ पे पूछा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, पहले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये होगी उसकी हियरार्की बता दी, 2 मार्क कन्फर्म। फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बता दिया जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अप टू 2 करोड़ तक मैटर जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप ओरिजिनल भी फाइल कर सकते हो, अपील भी कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाना तो आर्टिकल 32 होता है, एंड हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो कितना ईजी बताइए, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। मैंने बोला था IPC क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, पनिश करना होता है, क्रिमिनल लॉ में पब्लिक के अगेंस्ट होता है। एंड उसके बाद सिविल लॉ में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, सिविल लॉ में पनिशमेंट करना नहीं होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है। फिर कॉमन लॉ होता है, कॉमन लॉ मतलब फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। कितने मार्क क्वेश्चन पूछा है, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। अगेन यहाँ पे फंक्शंस पूछे किसके, सेबी के। सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, मनी को प्रिंट करता है। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया, ये स्ट्रेस असेट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कंपनी डूबने वाली है उसको रिकवर करते हैं। इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप बन सकते हो, इसके लिए आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स हो गए, 6। देखिए 6 मार्क के क्वेश्चन 24 में पूछा है। मुझे बताइए, आपके पास मैंने पूरे पॉइंट्स बना दिए, देखिए पूरे पॉइंट्स, चैप्टर के पूरे पॉइंट्स रेडी है, मैंने सीधा टू द पॉइंट्स दिए है। सेबी के बारे में क्वेश्चन बना, डाल दीजिए पॉइंट। रेगुलेटरी बॉडी है, कैपिटल मार्केट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, 12 अप्रैल 88 में बोर्ड बनाया, 1992 में सेबी को बनाया, खत्म, 5 पॉइंट्स खत्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5-6 पॉइंट्स खत्म। ऐसे टू द पॉइंट्स अगर आप बनाओगे तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसकी आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी कि मैं कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकता हूँ इस चैप्टर में। तो ये अपना पहला चैप्टर था, मैराथन था। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको ये PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सिस्टमेटिक एंड बहुत सिंपल नोट्स बनाइए, टू द पॉइंट्स है, ताकि एग्जाम में पॉइंट्स याद आने चाहिए। आपको पता है डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, एंड जब एग्जाम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ना कि बताइए लॉ क्या है एंड सोर्स ऑफ लॉ क्या है, अरे क्या लिखूँ मैं उसमें, कहाँ से स्टार्ट करूँ, नहीं, अगर आप मेरे बच्चे हो गए तो क्या करोगे, सीधा इंट्रोडक्शन। लॉ का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, इसकी स्टेटमेंट बना दी है, बात खत्म। फिर सोर्सेस ऑफ लॉ, 4 सोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजन एंड फोर्थ कस्टम्स, खत्म। मेरा बच्चा होगा ना, कोई भी यहाँ जो लेक्चर देखेगा वो सीधा ऐसा आंसर देगा, उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके आंसर्स रेडी है। बट जो बच्चे सिर्फ पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, या सिर्फ अपने पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, वो बच्चा कैसे पास होगा? क्योंकि जितना टाइम आपको सोचने के लिए लगता है ना, उतने एक एक क्वेश्चन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा। इसलिए आपको क्या आना पड़ेगा, ये टू द पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे।
जब तक आप टू द पॉइंट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ लेना, एंड कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो अपन बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आई नो बहुत सारे बच्चों को ना कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट नोट्स बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट की बहुत अच्छी रिविजन करने वाले, उसकी भी अपन बहुत अच्छे से पॉइंट्स बनाने वाले। तो आप उसका कोई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कैसे उसकी करना है प्रिपरेशन, तो वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, बहुत ईजी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके पॉइंट्स बना लीजिए जल्दी से फास्ट। मुझे लगता है 1 घंटे में हो जाएगा आपका ये। 1 घंटे में 6 मार्क, किसको चाहिए 6 मार्क? देखिए ना, 1 घंटे में 6 मार्क मिलता है। कौन देगा आपको 1 घंटे में 6 मार्क्स? और उसकी भी मैंने पॉइंट्स भी सब बनाए, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। 3-4 पेजेस का है, 3-4 पेजेस का पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज ये चैप्टर 1 तो आज ही आप पढ़ लोगे, तो नेक्स्ट चैप्टर कल इमीजिएटली अपलोड होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का आपने कम से कम 7-8 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, उतना आप पढ़ लेना, एंड कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं, सेकंड चैप्टर पे। तो आपने ये 60 डेज 30 डेज का सीरीज़ है, 30 डेज अपन पूरा सी फाउंडेशन लॉ पढ़ेंगे, एंड इसमें आपका 60 से ज़्यादा मार्क्स लेने का कंफर्म मेरा वादा है। आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक है ना, कहीं पे भी आपने क्लास किए होंगे, कहीं पे भी आप गए होंगे, डजेंट मैटर, हमारा एजेंडा है कि आपको पास करवाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।